हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संतोष कुमार और मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैंने मास्टर्स किया मैथमेटिक्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से। डी के डोनेट योर टाइम फॉर नेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सो इसमें हमारे पास मेनली 4 टॉपिक हैं। जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा रिलेशन, जो सेकंड टॉपिक है उसमें है फंक्शन, थर्ड में आएगा फंक्शन के अंतर्गत कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होगा एंड इसी में आता है इन्वर्स एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन। फिर फोर्थ टॉपिक आता है बाइनरी ऑपरेशन। सो ये 4 टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में। सो अभी हम इस वीडियो में ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं। तो अभी हम आज देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक रिलेशन ऑफ चैप्टर 1, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 एनसीईआरटी में, रिलेशन एंड फंक्शन। सो उसका पहला टॉपिक है रिलेशन। सो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले रिलेशन पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टॉपिक जानने की, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्या होता है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट A and B, Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B। ठीक है, ये नोटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और डेफिनेशन क्या है, एंड डिफाइंड बाई जो इसका डेफिनेशन है, A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी such that first element belongs to first set and second element belong to second set, so B belongs to B। so ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। so ये डेफिनेशन है, A क्रॉस B is equal to set of all order pair A B such that A belongs to set A and B belongs to set B। so इसके बेसिस पे आगे हम रिलेशन को डिफाइन करने वाले हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज वी हैव अ सेट लाइक 1 2 एंड बी हमारे पास सेट है 3 4। सो मुझे ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, मुझे 1 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 4 के साथ फाइंड करना है, मतलब इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ। तो डेफिनेशन क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड सेट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 है, तो 1 के साथ ऑर्डर पेयर 3 होगा, फिर इस 1 के साथ ऑर्डर पेयर 4 होगा, फिर 2 के साथ ऑर्डर पेयर 3 होगा और 2 के साथ ये 4 होगा। सो ये A क्रॉस B है। सिमिलरली हम A क्रॉस A भी डिफाइन कर सकते हैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ी A क्रॉस A डिफाइन करने की। सो A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ लेना है। सो सिमिलरली 1 2 का सेट है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 1 2 के सेट के साथ। तो उसी तरीके से क्या होगा, 1 के साथ 1, सो ऑर्डर पेयर 1 1, फिर 1 के साथ 2 ऑर्डर पेयर 1 2, फिर 2 के साथ 1 ऑर्डर पेयर 2 1 और 2 के साथ 2 ऑर्डर पेयर 2 2। सो इस तरीके से है। हमें B क्रॉस भी डिफाइन करना होगा, सिमिलर में डिफाइन करेंगे। अगर मुझे B क्रॉस B भी डिफाइन करना है, सो मुझे 3 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 4 के साथ, सो ये ऐसा होगा 3 3 3 4 4 3, ठीक है ना, 3 का 3 होता है 3 4 4 3 4 4। ठीक है, सो ये अगर हमें B क्रॉस A डिफाइन करना है, मतलब यहाँ फाइंड करना है एक्चुअली। सो B क्रॉस A क्या होगा, B सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब 3 4 का प्रोडक्ट 1 2 के साथ। सो ये कुछ ऐसा होगा 3 1 3 2, ठीक है, 4 1 और ये होगा 4 2। सो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया, सेट ए और सेट बी हमने फाइंड किया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी और बी क्रॉस ए।
चूँकि आप जानते होंगे कि जैसे ऑर्डर पेयर जो है एक्स वाई है ये डिफरेंट होता है वाई एक्स से, है ना, क्योंकि अगर एक्स वाई डिफरेंट है तो मतलब कहना चाह रहा हूँ कि 1-2 ऑर्डर पेयर डिफरेंट होगा 2-1 से। ये ऑर्डर पेयर 1-2 और 2-1 डिफरेंट है। सो इसी वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा वो भी डिफरेंट होगा बी क्रॉस ए से। सो ये तो हमने डिफ़ाइन किया कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब इसके हेल्प से हम डिफ़ाइन करेंगे रिलेशन। तो रिलेशन हम डिफ़ाइन करते हैं, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। हम अज्यूम करते हैं कि सेट ए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो मुझे डिफ़ाइन करना है रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, हमें डिफाइन करना है रिलेशन ऑन सेट ए। सो रिलेशन ऑन सेट ए इज, ठीक है, रिलेशन ऑन सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सॉरी, यहाँ ए क्रॉस ए होगा। ठीक है, हम रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन कर रहे हैं। सो रिलेशन ऑन सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये सिंपल डेफिनेशन है रिलेशन ऑन सेट ए का। ठीक है, सो रिलेशन ऑन सेट ए इज द सबसेट ऑफ, या इज और सबसेट ऑफ, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सिंपल, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ए मेरा सेट है, कुछ भी, मैं 1-2 लिया था, अभी हम 1-2 कंसिडर करते हैं। हमारा ए एक सेट है 1-2, तो हम ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। सो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1-2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1-2 के साथ। सो ये कुछ ऐसा आएगा 1-1 1-2 2-1 2-2। ठीक है, सो ये हमारे पास एक ए क्रॉस ए आ गया। अब डेफिनेशन क्या कहा है कि रिलेशन ऑन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या एनी सबसेट ऑफ, दूसरे वर्ड में ऐसा ही बोल सकता था कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए और रिलेशन ऑन सेट ए। तो क्या होगा, अगर मैं रिलेशन डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन करना है रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, हमने कहा कि रिलेशन ऑन सेट ए ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होगा। सो मैं क्या क्या सबसेट लिख सकता हूँ, चलो सबसे पहला सबसेट मैं अगर ए क्रॉस ए का लिखूँ तो वो हमारा एम्प्टी सेट हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर दूसरा रिलेशन अगर मैं डिफाइन करूँ तो हम सिंगल्टन सेट 1-1 ले सकते हैं। तीसरा सेट डिफाइन करूँ, सिंगल्टन सेट 1-2 ले सकते हैं। फोर्थ डिफाइन करता हूँ, सिंगल्टन सेट 2-1 ले सकते हैं। फिफ्थ रिलेशन डिफाइन करता हूँ, सिंगल्टन सेट 2-2 ले सकते हैं। सो इस तरीके से मैं डिफाइन करूँगा। सही, अगर मैं 6 रिलेशन डिफाइन करता हूँ तो 1-1 1-2 इसका कलेक्शन होगा। सो ऐसे ही मैं कितने रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे काउंट करेंगे। सो एक्चुअली जो सबसे लार्जेस्ट रिलेशन आएगा वो 16 आएगा। सो 16th रिलेशन वो एक्चुअली यही होगा, सेट कंटेनिंग 1-1 1-2 2-1 और 2-2। सो इस तरीके से टोटल सेट ए पे टोटल मैं 16 रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे पता चला मुझे, सो इसको देखते हैं डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन है क्या, रिलेशन ऑन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो सपोज इफ़ वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सपोज m है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ m, हमारे पास a में m एलिमेंट है, तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a, ये आपका होगा m इंटू m, जो कि आएगा m²। ठीक है, सो a में हमारे पास m एलिमेंट है तो a क्रॉस a में m² एलिमेंट होगा। और आप जानते हैं कि सेट में अगर मान लो n एलिमेंट है तो उसके पास कितने सबसेट होंगे, 2n। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो मुझे नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करना है किसी सेट पे, इसका मतलब मुझे क्या काउंट करना पड़ेगा कि ए क्रॉस ए में कितने सबसेट है। सो उसके लिए ए क्रॉस ए में एलिमेंट m² है, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। सो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, m²। सो ए क्रॉस ए के पास कितने सबसेट होंगे, 2m²। और हर सबसेट एक रिलेशन है, ए क्रॉस ए का हर सबसेट एक रिलेशन है सेट ए पे। सो इसलिए टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, ये होगा 2m²। ठीक है, सो ये आप याद रख सकते हैं
तो कि सेट ए में अगर m एलिमेंट है तो उसके पास टोटल रिलेशन सेट ए पे हम कितना डिफाइन कर सकते हैं, 2m²। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हमारे पास ए में कितना एलिमेंट था, मैंने यहाँ ए में लिया था 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 2 4, तो ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट है, ठीक है। सो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए दिस इज 2 × 2, 2 स्क्वायर विच इज़ 4। सो टोटल रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, सो 2 की पावर m² है ना, तो यहाँ 4 कितना होगा 16। तो इसलिए मुझे पहले पता चल गया था कि इस ए पे अगर रिलेशन हम डिफाइन करेंगे तो मुझे टोटल 16 रिलेशंस आएंगे, और वो रिलेशंस क्या एक्चुअली सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन किसी सेट पे, हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, रिलेशन आर इज़ फ्रॉम ए टू ए, तो इसी को हम बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। तो आगे हमने भी 2 चीज़ डिस्कस किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, देन डिफाइन किया रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब है सबसेट ऑन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट है ना ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर अभी हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, तो अब आगे हम डिफाइन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, ऑन अ सेट। तो अभी हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, यू कैन नेम सपोज ए। सो टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना ऑन अ सेट ए, रिलेशन ऑन अ सेट ए, हम बात करें रिलेशन एक ही सेट पे, ठीक है। सो जो पहला टाइप होगा वो एम्प्टी रिलेशन, दूसरा टाइप होगा यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा टाइप होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो फोर्थ टाइप होगा सिमेट्रिक रिलेशन, जो फिफ्थ टाइप होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, और जो सिक्स टाइप होगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो जो आपके एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। सबसे ज़्यादा ये ट्रिवियल एग्जांपल है, ये ट्रिवियल है, ठीक है, ये ट्रिवियल रिलेशंस हैं, और ये सब नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। सो शुरू करते हैं, एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। सो नाम से ही क्लियर है एम्प्टी रिलेशन। सो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन सेट था सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। सो एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा कि ऐसा रिलेशन जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। सो मैं अगर डेफिनेशन लिखूँ कि अ रिलेशन ऑन सेट ए सच दैट नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा कि a relation on set A such that no element of set A is related to any element of A। set A का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो ए हमारा एक एग्जांपल है, कोई भी सेट 1 2 3, ठीक है। रिलेशन में डिफाइन करता हूँ रिलेशन ए टू ए। सो देखो रिलेशन ए टू ए का मतलब है रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब सेट ए से सेट ए में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सेट इज़ अ फैमिली, ठीक है। सो इस फैमिली से इस फैमिली में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ रिलेशन क्या है, सो मैथमेटिकल सेंस में अगर डिफाइन करूँ मैं, सो लाइक रिलेशन इज सेट ऑफ ए बी सच दैट लाइक ऐसा होगा a + b = 10। मान लो ये लेते हैं, ये रिलेशन क्या कह रहा है कि ए बी रिलेटेड होंगे अगर a + b का सम जो होगा वो 10 होगा, है ना। इसको किसी बुक में आपको दूसरे तरीके से लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा a रिलेटेड टू b इफ़ एंड ओनली इफ़ a + b = 10। सो ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको। सो सेम मीनिंग है दोनों का। तो a और b रिलेटेड होंगे, मतलब रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि a एंड b आर रिलेटेड
इफ़ ए प्लस बी इज़ 10। और आपको याद रखना है कि एक्चुअली जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आता है, लेकिन यहाँ सेट ए पर रिलेशन डिफाइंड है, दोनों सेट सेम ही है, तो इसीलिए ए बी दोनों सेट ए से होगा। तो इस तरीके से सेट ए के मुझे 2 एलिमेंट्स इस तरीके से चुनने हैं, है ना, जिसका सम 10 हो। तो चलो आप जानते हो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। चलो मैं पहले ए क्रॉस यहाँ पे रिलेशन ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। सो पहले मैं ए क्रॉस ए निकालता हूँ। सो ए क्रॉस ए निकालेंगे क्या होगा, सीधा लिखता हूँ मैं 1 1 1 2 1 3, फिर होगा 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3। सो ये ए क्रॉस ए है। अब आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं ये ए बी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो हम इसमें से ए क्रॉस ए में से चूज़ करते हैं एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि ये रिलेशन की कंडीशन है। मैथमेटिक्स में रिलेशन की कंडीशन है कि ए बी रिलेटेड होंगे अगर ए प्लस बी 10 होगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए कौन सा ऑर्डर पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए क्रॉस ए में से कौन सा एलिमेंट होगा जो आर में आएगा। सो आप देखेंगे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। सो ए क्रॉस ए में ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके एलिमेंट्स का सम 10 है। इसका क्या मतलब है कि ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। या अगर आप ए क्रॉस ए नहीं भी लिखते हैं तो भी आप बता सकते हैं। आपको क्या करना होता है, ए और बी 2 एलिमेंट इसमें सेलेक्ट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आपको देखना है कि इस ए में ऐसा कौन सा 2 एलिमेंट है। लाइक अगर 3 और 3 भी मैं चूज़ करता, 3 + 3 6 होता। सो एक सेट में कोई भी 2 एलिमेंट ऐसा नहीं है जो a + b 10 देगा। इसका मतलब ए सेट में कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एम्प्टी सेट है। और अगर कोई रिलेशन एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं वो एम्प्टी रिलेशन है। सो इसका मतलब है कि R इज़ एम्प्टी रिलेशन। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। ए है सेट ऑफ ऑल बॉयज़ या सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ बॉयज़ स्कूल, ठीक है, ये हमारा सेट है। रिलेशन डिफाइन करते हैं ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। सो इसमें क्या बोला गया कि ए हमारा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ बॉयज़ स्कूल। तो ये ऑब्वियस है कि ए में सारे बॉयज़ ही हैं। अब ए बी रिलेटेड होगा अगर ए सिस्टर होगा बी का। तो चूँकि आप जानते हैं सिंस नो स्टूडेंट इन द स्कूल इज सिस्टर ऑफ एनीवन बिकॉज दिस इज़ अ बॉयज़ स्कूल। सो इसका मतलब है कि कोई भी 2 स्टूडेंट इस स्कूल में ऐसा नहीं है जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि आर इज़ ए एम्प्टी रिलेशन, आर इज़ एन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो ये एम्प्टी रिलेशन हुआ। अब दूसरा डिफाइन करता हूँ मैं। सो सेकेंड जो हमारा है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। सो सेकेंड है टाइप यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या है कि अ रिलेशन ऑन सेट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन। A relation on set A is universal relation if every element of A is related to all elements of set A. So यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, सेट A का हर एलिमेंट से रिलेटेड होगा, एवरी एलिमेंट सबसे रिलेटेड होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल है सपोज चलो ए एक सेट लेते हैं हम 1 2 3, ठीक है, और आर हमारा ए से ए में रिलेशन है, मतलब रिलेशन ऑन सेट ए। आर को हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए + b < 10, जैसे ये डिफाइन करते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि ए और बी 2 एलिमेंट है सेट ए में, वो रिलेटेड होंगे अगर उसका सम 10 से कम होगा। तो आप देखिए ए में ऐसे कौन कौन से 2 एलिमेंट आप चूज़ कर सकते हैं ताकि उसका सम < 10 हो। तो आप अगर कंसिडर करेंगे तो क्या क्या होगा। अगर मैं आर को
इस फॉर्म में लिखता हूँ, ये इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, सो 1 1 से रिलेटेड होगा, सेट में 1 1 से रिलेटेड होगा क्योंकि 1 + 1 2 है जो कि लेस देन 10 है। 1 2 से रिलेटेड होगा, 1 3 से रिलेटेड होगा, फिर 2 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 2 3 से रिलेटेड होगा, 3 1 से रिलेटेड होगा, 3 2 से और 3 3 से। सो इसका मतलब है सेट ए का हर एलिमेंट सबसे रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप 2 एलिमेंट चूज़ करेंगे तो उसका सम लेस देन 10 होगा। अब ये भी देख सकते हैं कि आर जो एक्चुअली ए क्रॉस ए के इक्वल है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। सो इसका मतलब है कि आर जो यहाँ पे है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। सो हमने अभी क्या देखा, एम्प्टी रिलेशन में सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं होगा, और यूनिवर्सल में क्या होगा, सेट ए का हर एलिमेंट सबसे रिलेटेड होगा। अगर मैथमेटिकली डिफाइन करोगे, सो जब आर 5 के इक्वल आ जाए तो एम्प्टी रिलेशन है, और जब आर ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए सो वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ये मैथमेटिकल सेंस में। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। सो थर्ड टाइप हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सो थर्ड टाइप है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a relation on set A is reflexive if कोई रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है वो रिफ्लेक्सिव होगा if every elements of A is related to at least itself। ठीक है, सो किसी सेट में हर एलिमेंट कम से कम खुद से रिलेटेड होगा। जैसे ये एग्जांपल, अच्छा मैथमेटिकली आप लिखेंगे दैट इज़ आर कोई रिलेशन है ए सेट पे डिफाइंड है, सो हम बोलेंगे आर रिफ्लेक्सिव है अगर ऐसा हो कि इफ़ ए कॉमा ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि ए सेट आर में होगा, रिलेशन में होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और वर्ड में डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू एटलीस्ट इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए हम सेट 1 2 3 कंसिडर करते हैं, और एक आर लिखता हूँ मैं, लाइक 1 1 2 2 2 3 3 3। सो एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसमें क्वेश्चन ये है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ए उस रिलेशन में होना चाहिए। सो ए में क्या क्या है, 1 2 3, तो 1 के लिए 1 1 होना चाहिए जो कि है, 2 के लिए 2 2 होना चाहिए, ये भी है, 3 के लिए 3 3 होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है या नहीं है ये रिफ्लेक्सिव इफेक्ट नहीं डालेगा। हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि वो ऑर्डर पेयर उसमें होना चाहिए हर एलिमेंट ए के लिए। सो ए में 3 एलिमेंट है तो ये 3 ऑर्डर पेयर ज़रूरी है, 1 1 2 2 3 3। सो इसका मतलब है कि ये आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में ए मैं यही सेट लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, और आर डिफाइन करता हूँ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, या थोड़ा सा लेस लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू चलो 5। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया सेट ए पे, ए में 1 2 3 है, आर इज़ द ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इज़ 5। सो ए और बी रिलेटेड होगा अगर ए और बी का सम 5 होगा। तो आपको क्या करना है, अगर इस रिलेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, है ना, या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो क्या होगा, हमें देखना है कि ए और बी ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स का सम 5 होता है। सो ए को अगर आप 2 चूज़ करेंगे तो बी 3 होगा, ए को 3 चूज़ करेंगे बी 2 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये हमारा, ठीक है, टेबुलर फॉर्म आ गया इस रिलेशन का। अब क्या देखना है, क्वेश्चन ये है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सो उसके लिए डेफिनेशन कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एटलीस्ट इटसेल्फ। सो ए में क्या है, 1 है, लेकिन 1 1 यहाँ दिख रहा है क्या आपको, नहीं, मतलब 1 + 1 5 नहीं था, तो इसीलिए लिखेंगे सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सो डेफिनेशन किसी भी एक पॉइंट पे अगर गलत है तो हम बोलेंगे वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एल एक सेट है
सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। मतलब ये बोर्ड हमारा प्लेन है, जिसमें जितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे लाइन का कलेक्शन हमारा एल है। एक रिलेशन एल पे मैं डिफाइन करता हूँ L1, L2 सच दैट L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। मतलब कोई भी दो लाइन प्लेन में है वो रिलेटेड होगा अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो आपको सोचना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा कि क्या उस L सेट का हर मेंबर कम से कम खुद से रिलेटेड है क्या। सो L1 से रिलेटेड कब होगा, अगर L1 परपेंडिकुलर होगा L1 के। मतलब कोई एलिमेंट, यहाँ क्या डेफिनेशन है, L1 L2 से रिलेटेड है अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा अगर वो खुद के परपेंडिकुलर होगा इसके अकॉर्डिंग। बट क्या ऐसा होता है, क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं। देखेंगे सिंस नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। सो चूँकि सेट एल का कोई भी मेंबर अपने से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, व्हाट इफ आई चेंज दिस परपेंडिकुलर इनटू पैरेलल। तो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो जैसे मैं अगर अगला डेफिनेशन अगला एग्जांपल लिखूं, सो हमारा एल वही है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। आर रिलेशन है L1, L2 सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2। अब मुझे बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो उसके लिए मुझे फिर से डेफिनेशन अप्लाई करना होगा कि क्या उस सेट L का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो यहाँ रिलेटेड होने का कंडीशन क्या है कि कोई भी दो लाइन रिलेटेड है अगर वो पैरेलल है। तो मुझे ये खुद से पूछना होगा कि क्या हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। सो आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी और पता है कि यस एवरी लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। सो हम क्या जानते हैं, सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना, ये बेसिक ज्योमेट्री है। सो हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सो इसका मतलब क्या है कि इस L का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। सो मतलब L1 इज पैरेलल टू L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं L1, L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। सो इसका मतलब है R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो R क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सो हमने अभी तक देखा है एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सो सिमेट्रिक रिलेशन डेफिनेशन क्या है कि अ रिलेशन ऑन सेट ए इज, सो यहाँ जो मैं सेट कंसिडर कर रहा हूँ वो नॉन एम्प्टी सेट है ऑलवेज। सो रिलेशन ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ A is related to B, then B must be related to A। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर A रिलेटेड है B से तो B को भी A से रिलेटेड होना पड़ेगा। अगर A रिलेटेड है B से तो B भी A से रिलेटेड होगा, तब हम बोलेंगे वो रिलेशन सिमेट्रिक है। दैट इज़ अगर मैथमेटिकल सेंस में बोले, सो इफ़ ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, सो सेट A पे जो रिलेशन R डिफाइन किया गया है वो सिमेट्रिक होगा अगर AB है, ये अजम्पशन है, अगर आपको AB रिलेशन में है तो उस केस में BA होना चाहिए, है ना। सो ये हमें ढूंढना होता है। सो AB है और BA नहीं होगा तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए A हमारा सेट है, सेट कंटेनिंग 1 2 3। एक रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, है ना। सो जैसे 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 3 2 1 3, इस तरह से है। अभी रिलेशन मैंने डिफाइन किया है 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3। क्वेश्चन है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो डेफिनेशन पढ़िए आप, क्या बोलता है कि अगर ए बी उसमें है तो उसके लिए बी ए मिलना चाहिए। सो यहाँ 1 1 है तो इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, तो ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट के लिए अगर 1 2 है तो यहाँ 2 1 भी है।
ठीक है। अब 3 2 है तो क्या 3 2 के लिए 2 3 है इसमें? सो आप इसमें देखिए 3 है ना, नहीं है, 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है। सो ये कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, जिसके लिए ए बी प्रेजेंट है उसके लिए बी ए भी होना चाहिए। सो ये मुझे एक एग्जांपल मिल रहा है जो डेफिनेशन के अगेंस्ट है ना। 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस 3 2 तो रिलेशन में है बट 2 3 नहीं है ना। और एक एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, तो इसका मतलब है देयरफॉर जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आर हमने लिया था एल एक सेट लिया था हमने, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है। मैंने कहा था ये बोर्ड प्लेन है, बोर्ड पर जितनी भी लाइंस बना सकते हैं वो सारे लाइंस इसमें हमारे पास एल सेट में है। आर रिलेशन सेट एल पे डिफाइन था, मतलब एल से एल में एक रिलेशन डिफाइन था। आर को हमने डिफाइन किया था L1 L2 सच दैट L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ क्या कंडीशन है, कोई 2 लाइंस इस सेट में L1 L2 रिलेटेड होंगे अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। तो मुझे चेक करना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं इफ़, है ना, कि अगर इफ़ है तो देन पे पहुँचना है मुझे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि लेट मान लो L1 L2 सेट L में है एंड इस तरीके से है कि L1 L2 आपका R में है, मतलब L1 L2 रिलेटेड है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, अब मुझे ये चेक करना होता है। तो L1 L2 अगर R में है मतलब L1 L2 रिलेटेड है, तो L1 L2 रिलेटेड कब है, जब L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये मुझे यहाँ से पता चला, इसका है ना इम्प्लाइज कि L1 L2 रिलेटेड है तो L1 परपेंडिकुलर L2 के। अब सोचिए कोई लाइन L1 है, ये परपेंडिकुलर है L2 के, मतलब इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप। सो ये L1 लाइन L2 लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 लाइन हम बोल सकते हैं L1 के परपेंडिकुलर है? यस। सो अगर L1 परपेंडिकुलर L2 के है तो हम ये भी बोल सकते हैं L2 परपेंडिकुलर है L1 के। तो इसका मतलब क्या है कि L2 परपेंडिकुलर L1 के, इसका मतलब क्या है L2, L1 रिलेटेड है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। L2, L1 भी रिलेटेड है क्योंकि L2 परपेंडिकुलर L1 के है। तो जब L1 परपेंडिकुलर L2 के, उस केस में L2 भी परपेंडिकुलर L1 के होगा। तो इसका मतलब है कि R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सो R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसका डेफिनेशन है कि अ रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट A इज ट्रांजिटिव इफ़, कोई रिलेशन हमारे पास है सेट A पे डिफाइन किया है तो वो ट्रांजिटिव होगा इफ़ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, देन A मस्ट बी रिलेटेड टू C, मतलब A B से रिलेटेड, B C से रिलेटेड। अगर A का रिलेशन C के साथ है तो हम बोलेंगे वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मैथमेटिकल सेंस में क्या लिख सकते हैं कि इफ़ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, ठीक है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, देन हमें ये चेक करना होगा कि क्या A C से रिलेटेड है। सो अगर A C से रिलेटेड है तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। सो फॉर ऑल A B मीन्स यहाँ पे वो A B, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A। सो A B रिलेटेड है, B C रिलेटेड है, उस केस में A को C से रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। इसका एग्जांपल देखेंगे, सेट A हमारे पास है 1 2 3 और R रिलेशन डिफाइन करते हैं। पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, लाइक 1 2 2 1 3 3 1 1, ठीक है, और 2 2। सो ये हमारे पास एक रिलेशन लिखा मैंने। अब मुझे चेक करना है क्या रिलेशन ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए कंडीशन है अगर A B से रिलेटेड है और B C से, यू कैन नोटिस दिस B,
मतलब ऑर्डर पेयर ए बी का लास्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 है और 2 1 है, तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो उस केस में 1 1 ए बी सी, ए बी सी में भी इक्वल, ठीक है। सो ए बी सी, सो यहाँ पे बी 2 है तो ए 1 है और सी 1 है, तो 1 1 इसमें होना चाहिए, 1 1 यहाँ पे है। तो ये एग्जाम्पल अभी ये सपोर्ट कर रहा है कि ये ट्रांजिटिव है। और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, मतलब और भी पेयर्स बनाएंगे। सो बाकी तो सेम ही है, तो इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करेंगे, लाइक देखो जैसे 2 1 है और 1 1 है, तो ये सी की जगह यहाँ 1 है, ये यहाँ ए बी सी, सो 2 1 ये खुद होगा। तो ट्रांजिटिव में इसको चेक करना उतना फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब आप बाकी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ए बी वहाँ पे चेक कीजिए। सो 1 2 है, 2 1 है, इसलिए 1 1 है, सो ये ट्रांजिटिव होगा। सो आर इज़ ट्रांजिटिव। मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 है, 2 1 है और 1 1 है। अब अगर आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, सेट सेम सेट हमारे पास 1 2 3, इसी सेट पे हम डिफाइन कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। रिलेशन में है 1 2 2 1 1 1। सो सी 1 2 रिलेटेड है एंड 2 1 रिलेटेड है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है, ए बी सी, बी इज़ कॉमन एलिमेंट, ठीक है। सो ए सी होना चाहिए। सो इन दैट सेंस ए बी है, बी सी है, तो 1 1 होना चाहिए। सो 1 1 बिलोंग करता है आर में, ओके है। अच्छा, इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 2 1 रिलेटेड है एंड 1 2 रिलेटेड है। सी 2 1 रिलेटेड है, 2 से 1 रिलेटेड है और 1 से 2 है, तो ए बी सी, तो बी की जगह यहाँ 1 है, ठीक है, ए की जगह 2 है और सी की जगह 2 है, तो ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है। तो इस केस में ए सी क्या होगा, ए इज़ 2 सी इज़ 2, सो 2 2 रिलेटेड होना चाहिए। सो क्या 2 2 आपके इस रिलेशन में है, कहीं पे नहीं है। सो ये एग्जाम्पल कह रहा है कि उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक भी एग्जाम्पल मिल जाता है जो अगेंस्ट है डेफिनेशन के, सो मतलब वो गलत माना जाएगा, चाहे कितने भी सपोर्ट में है। सो इसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव आपको दिख रहा हुआ था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव नहीं दिख रहा है। सो एक भी एग्जाम्पल किसी डेफिनेशन को गलत कहता है तो वो गलत होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन जो आर है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो वही वाला एग्जाम्पल फिर कंसिडर करते हैं। सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। आर हमारा रिलेशन है L1, L2 का ऑर्डर पेयर सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। L इज सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, R इज L1, L2 ऑर्डर पेयर सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें अज्यूम करना होगा पहले कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और मुझे चेक करना होगा उस केस में क्या ए सी से रिलेटेड है। तो हम लेट करते हैं कि पहले L1, L2, L3 कोई 3 एलिमेंट L से है, एंड इस तरीके से है कि L1 L2 से रिलेटेड है, L2 L3 से रिलेटेड है। तो इस तरीके से है कि L1 रिलेटेड है L2 से और L2 रिलेटेड है L3 से, ठीक है। तो मुझे अब चेक करना होगा कि क्या L1 L3 से रिलेटेड है। तो इसका देखते हैं क्या इंप्लाइज करता है। सो L1 L2 से रिलेटेड कब है, जब L1 परपेंडिकुलर L2 के है, तो L1 परपेंडिकुलर L2 के है, एंड L2 L3 से, L2 रिलेटेड होगा L3 से, मतलब यहाँ कोई भी दो लाइन रिलेटेड होगा अगर वो परपेंडिकुलर, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। सो L2 L3 से रिलेटेड होगा अगर L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर होगा। सो उसका सिचुएशन देखिए, जैसे मान लो ये L1 लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन के परपेंडिकुलर है। अब कोई L3 लाइन है, L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो ऐसा होगा L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो ये L2 है, तो कोई L3 होगा जो L2 का परपेंडिकुलर, तो L3 कहीं ऐसा होगा, ये L3 लाइन होगी, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर L2 के है, सो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, परपेंडिकुलर है। अब L2 परपेंडिकुलर L3 का होना चाहिए, सो L2 ये लाइन है, तो परपेंडिकुलर कहीं भी ड्रॉ करोगे तो ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में आप देखो L1 L3 में क्या रिलेशन है। सो आप देख पा रहे होंगे कि L1 L3 क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। सो इसका क्या मतलब है कि जो L1 है दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब क्या है कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R। सो ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ट्रांजिटिव का, सो इसीलिए ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर वाला एग्जाम्पल ट्रांजिटिव नहीं है। इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा अगर मैं पैरेलल वाला देखता हूँ तो उस केस में देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है
इसी का कंटिन्यूएशन कि मान लो L वही है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है। R है L1, L2, मतलब ऑर्डर पे L1 L2 सच दैट यहाँ मैं ले रहा हूँ L1 इज़ पैरेलल टू L2। सो L1 L2 रिलेटेड होंगे अगर L1 L2 पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है तो रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सो पहले अजम्पशन से कि चलो L1 L2 L3 कोई तीन लाइन है L सेट में, इस तरीके से है कि L1 L2 रिलेटेड है, L2 L3 रिलेटेड है, L1 L2 रिलेटेड है और L2 L3 रिलेटेड है। अब मुझे चेक करना है क्या L1 L3 रिलेटेड होगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन के कि L1 L2 रिलेटेड कब है? जब L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब हुआ L1 इज़ पैरेलल टू L2, यहाँ से L2 इज़ पैरेलल टू L3। तो सी ये सपोज L1 लाइन है, इसके पैरेलल आपका L2 है और L2 का पैरेलल लाइन L3 है। आपने ये अज्यूम किया है कि L1 पैरेलल L2 के है और L2 पैरेलल L3 के है। तो मुझे चेक करना है क्या L1 L3 पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं कि L1 और L3 भी पैरेलल होगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि L1 इज़ पैरेलल टू L3, सो दिस इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, बिकॉज L1 L2 कब R में है? जब वो पैरेलल है। सो यहाँ L1 पैरेलल है L3 के, दैट्स वाई L1 L3 जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन R में होगा। सो और ये इन जनरल हमने आर्बिट्री लाइंस लिए थे। सो इसका मतलब है कि जो R है रिलेशन दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। सो हमने तीन अभी तक डेफिनेशन क्या किया? एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन अभी है वो लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, सो डेफिनेशन अकॉर्डिंग अ रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, जहाँ मैंने नॉन एम्प्टी नहीं भी लिखा है वहाँ नॉन एम्प्टी कंसिडर करेंगे। सो अ रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ कोई रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R, suppose we name this relation R, if R is reflexive, symmetric as well as transitive, ठीक है। सो वो तीनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तब हम बोल पाएंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक भी कंडीशन फेल होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ए हमारा सेट है 1 2 3 और R रिलेशन में डिफाइन करता हूँ रोस्टर फॉर्म में, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 2 3 3 2 3 3, ठीक है। मुझे चेक करना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपको याद होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू एटलस इटसेल्फ। सो ए में क्या है 1 2 3, सो उसके लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। सो लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3। सो ये एनफ है रिफ्लेक्सिव के लिए, बाकी कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेट में एलिमेंट्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर्स होंगे ए उसमें होना चाहिए। सो 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R and this implies R is reflexive, ठीक है। Now you can say for symmetric हम क्या करेंगे? चेक करेंगे अगर ए बी है तब बी ए होना चाहिए। तो हमें इससे चेक करना है सेट ए जो कि 1 2 3 है, रिलेशन डिफाइन किया हमने 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3।
और हमें चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन है कि सेट का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट बी रिलेटेड टू एटलीस्ट इटसेल्फ। सो 1 should be related to 1, yes, 2 should be related to 2, yes, and 3 should be related to 3, so yes, so 1 1 2 2 and 3 3 रिलेशन R के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। सो सिंस यू हैव 2 3 एंड यू हैव 3 2, सो 2 3 ए बी है और इसका बी ए 3 2 होगा, या ए बी आपका 3 2 है तो बी ए आपका 2 3 होगा, उसमें है। इसका मतलब है कि R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो मेनली आपको ऐसे एलिमेंट में फोकस करना है जहाँ ए बी डिफरेंट हो, मतलब सेम नहीं हो। ये 1 1 2 2 इसको चेक नहीं करेंगे ट्रांजिटिव केस में, ऑब्वियसली ये फॉलो करेगा। सो 2 3 है, 3 2 है, तो क्या क्या होना चाहिए, ए बी बी सी, तो ए सी यहाँ 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, जो कि 2 2 है यहाँ पे, यस ओके। अच्छा, इसको पहले इसको बाद में, क्योंकि आपको पता है सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन पहले कौन बाद में फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो बाद वाले को पहले लिख सकते हो, पहले वाले को बाद में, सो सेट सेम ही रहता है। सो अगर मैं 2 3 2 को यहाँ लिखता हूँ, 2 3 को यहाँ लिखता हूँ, तो भी वो सेट सेम ही रहेगा। सो उस केस में देखिए 3 2 है और 2 3 है, मतलब 3 2 है और 2 3, मतलब ए बी बी सी। सो बी के प्लेस में यहाँ 2 है तो ए आपका 3 है और सी आपका 3 है। सो क्या ए सी सेट में है, सो 3 3 है, यस। सो इसका मतलब है कि ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 2 3 है और 3 2 है ना, रिलेशन में है, और उस केस में हमारे पास 2 2 भी है रिलेशन में, फिर 3 2 रिलेटेड है और 2 3 रिलेटेड है। सो उस केस में आपका 3 3 भी रिलेटेड है। सो ये बताना चाह रहा है कि R इज ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस वी कैन से दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। L set of all lines in a plane, R आपका रिलेशन है L1, L2 such that L1 is parallel to L2। ठीक है, सो हमने अभी स्टार्टिंग से डिस्कस किया है, तो आपने देखा होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर L1 है ना, सो वी कैन राइट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सो मैथमेटिकली इफ वी कैन राइट L1 is parallel to L1 for all L1 belongs to L, or you can write simply L, does not matter, है ना। L line is parallel to L for all L belongs to L। सो इस लाइन के कलेक्शन में से कोई भी एक लाइन उठाएंगे, सो वो लाइन खुद के पैरेलल होगा। सो इसका मतलब है कि L लाइन L इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्री के लिए क्या है, अगर L1 पैरेलल है L2 के, सो इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज पैरेलल टू L1, वी नो दिस। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज पैरेलल टू L1। सो इसका मतलब है कि R इज सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के लिए अगर इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 इज़ पैरेलल टू L3, सो L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, सो ऑब्वियसली L1 L3 पर पैरेलल, सो इसका मतलब है L1 इज़ पैरेलल टू L3। सो इस केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव। एंड सिंस R is reflexive, symmetric and transitive all, that's why it is equivalence relation। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसमें एक टॉपिक और आता है इक्विवेलेंस क्लास। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो इक्विवेलेंस क्लास एक टॉपिक है। सो
इस रिलेशन का ये लास्ट टॉपिक होगा। सो हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंस क्लास। सो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? सो इफ R is a relation, obviously equivalence relation, so we are defining equivalence class. So R is an equivalence relation on a non-empty set A. So R is an equivalence relation on a non-empty set A. So let small a is any element in set A. So the equivalence class of element A is denoted by, generally we denote class of A CL, class of A, or we denote like this, equivalence class of A, and defined by so we defined it like equivalence class of A is the all those element in set A such that AB belongs to relation R. Means what? Equivalence class of A is the collection of all those elements B which are related to A. मतलब A से related सारे एलिमेंट का कलेक्शन, वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा, ठीक है ना। सो equivalence class of A is set of all B belongs to A such that A B belongs to R. मतलब A is related to B, तो set of all elements related to A are called equivalence class of A. एग्जाम्पल देंगे, है ना। सो एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, वी राइट क्वेश्चन, a relation R defined on Z. Z is set of integer, so 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. So a relation R defined on Z. Z is set of integers, 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Is like we define R as order pair AB such that A minus B is even number, ठीक है, और even integer, can say A minus B is even. So means A B related होगा अगर A minus B आपका even integer आता है। ए बी कहाँ से आएगा? सेट जेड से, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है जेड पे, मतलब ए बी जो एलिमेंट्स है वो जेड से आएगा। रिलेशन क्या है कि ए और बी कोई दो इंटीजर है वो रिलेटेड होंगे अगर ए माइनस बी इवन होगा। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, or they may ask you also find equivalence class of like say 1 or any integer, है ना। they may ask you to find the equivalence class of -1 -100 anything. so ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हम अभी सॉल्व करते हैं। सो हमारा सेट इंटीजर का कलेक्शन है, रिलेशन है ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। सो मुझे पहले प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 0 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। 0 इंटीजर में है, सो 0 की, फिर 1 की पूछा है, सिमिलरली -1 की भी पूछ सकता है। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो हमारे पास गिवन क्या है? सो वी हैव गिवन सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। सो रिलेशन जो है वो इंटीजर पे डिफाइंड है, जो जेड से जेड में हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया। रिलेशन डिफाइन कैसे है? ए बी ऑर्डर पेयर आर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ इवन, ठीक है। सो पहले इवन नंबर क्या होता है? आप सबको पता है कि इवन नंबर क्या होता है? जो नंबर 2 से डिविजिबल है, सो उसको इवन नंबर बोलते हैं। सो ए माइनस बी अगर इवन होगा तो हम बोलेंगे कि ए बी रिलेटेड है। सो पहले मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या अज्यूम करते हैं? लेट ए कोई एलिमेंट जेड में है, तो मुझे प्रूफ करना पड़ता है कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, एटलीस्ट खुद से रिलेटेड है। सो मुझे देखना पड़ेगा क्या ए रिलेटेड है, तो ए बी रिलेटेड है अगर ए माइनस बी इवन है। सो मैं चेक करना है क्या ए रिलेटेड होगा। तो ए कब रिलेटेड होगा? जब ए माइनस ए
इवन होगा। तो आपको पता है a माइनस ए क्या होता है, 0, और आपको पता होगा 0 इज़ एन इवन इंटीजर, क्योंकि 0 2 से डिविजिबल है, इसीलिए 0 एक इवन इंटीजर है। सो 0 इज़ इवन। सो चूँकि यहाँ से a माइनस ए 0 है जो कि इवन है, सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a माइनस ए इवन है, तो a रिलेशन में होगा। इसका मतलब है a रिलेटेड है a से फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। सो किसी भी इंटीजर को खुद में से माइनस करेंगे 0 आएगा, और 0 इवन है, इसीलिए हर इंटीजर खुद से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि जो r है आपका वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट मुझे चेक करना है सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो सिमेट्रिक के लिए अज्यूम करते हैं लेट ए और बी कोई भी दो इंटीजर है, एंड इस तरीके से है कि ए बी रिलेटेड है। तो हमने क्या अज्यूम किया, ए और बी कोई दो इंटीजर है और ए बी से रिलेटेड है। तो मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ए से भी रिलेटेड होगा। तो ए बी रिलेटेड, इसका क्या मतलब है कि ए माइनस बी इवन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन था कि ए बी रिलेटेड है अगर ए माइनस बी इवन है, तो a माइनस बी इवन है, तो मुझे प्रूफ करना है क्या b माइनस ए भी इवन होगा। तो ऑब्वियसली आप माइनस कॉमन ले लीजिए, b माइनस ए इवन होगा। जैसे अगर 2 इवन है तो माइनस 2 भी इवन होगा, 3 इवन है तो 3 इवन नहीं एक्चुअली 10 इवन है तो माइनस 10 भी इवन होगा। इस तरीके से मतलब कोई नंबर अगर इवन है तो उसका नेगेटिव इवन होगा। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि b माइनस ए जो होगा वो भी इवन होगा, ठीक है ना। अगर माइनस 2 इवन है तो 2 भी इवन होगा, ठीक है। इस तरीके से b माइनस ए भी हमारा इवन होगा। नेगेटिव ऑफ एनी इवन इंटीजर इज इवन इंटीजर, ठीक है। सो b माइनस ए इवन होगा। इसका मतलब है बी ए आपका रिलेटेड है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z, ठीक है। सो अगर ए बी रिलेटेड है उस केस में बी ए रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो r आपका है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब मुझे चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है। सो ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स अज्यूम करने पड़ते हैं। सो वी अज्यूम लेट ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, एंड इस तरीके से है कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है। तो ए बी से रिलेटेड कब होगा, ए बी से रिलेटेड है अगर ए माइनस बी इवन है। तो यहाँ से ए माइनस बी इवन होगा, एंड बी सी से रिलेटेड कब होगा, जब बी माइनस सी इवन होगा। तो बी माइनस सी इवन होगा। अब ए माइनस बी इवन है, इवन इंटीजर है, बी माइनस सी इवन इंटीजर है। सो किसी भी 2 इवन इंटीजर का सम इवन होगा, लाइक 2 इवन है, 4 इवन है, 2 + 4 6 होगा, वो इवन है। सो कोई भी 2 इवन इंटीजर का सम इवन होगा। सो ए माइनस बी को ऐड करते हैं बी माइनस सी से, जो कि आपको आएगा ए माइनस सी, और ये भी इवन होगा। कैसे पता चला मुझे, वी नो दैट द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। सो ए माइनस सी भी यहाँ से इवन होगा। सो ए माइनस बी जो है वो इवन है। इसका मतलब है ए माइनस सी इवन है। सो ए सी रिलेटेड है। सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो हमने अभी क्या क्या प्रूफ किया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सो तीनों होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। सो सिंस R is reflexive, symmetric and transitive. So इसका मतलब है therefore R is equivalence, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, इसीलिए इक्विवेलेंस है। अब अगला क्वेश्चन था कि जीरो की इक्विवेलेंस क्लास बताइए। सो मुझे बताना है नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। सो मतलब आपको बताना है कि जीरो से रिलेटेड वो सारे एलिमेंट जो जेड में है, मतलब वो सारे इंटीजर जो जीरो से रिलेटेड है। सो डेफिनेशन आपको याद होगा क्या था, ऑल दोज बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ ए की जगह जेड है हमारा, जिस तरह से था ए माइनस बी, तो लाइक डेफिनेशन था ए बी बिलोंग्स टू आर। सो यहाँ हमने क्लास ऑफ ज़ीरो लिखा है। सो हमारा ए की जगह क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन जो देखा, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा था, क्लास ऑफ ए इज़ ऑल दोज बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। सो हमारा ए के प्लेस में हम क्या ले रहे हैं, जीरो, क्योंकि मुझे क्या करना है, जीरो की क्लास निकालनी है।
सो ए के प्लेस पे 0 लेंगे। सो इसका मतलब क्या है कि ऑल दोज बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 बिलोंग्स टू बी, मतलब 0 बी बिलोंग्स टू आर। सो 0 से रिलेटेड वो सारे एलिमेंट, तो मुझे बी सर्च करना है जेड में इस तरीके से, और रिलेशन क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर अगर ए माइनस बी इज़ इवन। सो यहाँ होगा 0 माइनस बी इज़ इवन। सो इसका मतलब क्या आप देख रहे हैं कि b बिलोंग्स टू जे सच दैट 0 माइनस बी इज़ इवन। सो इसको थोड़ा और मैं अगर मॉडिफाई करके लिखूँ, सो माइनस बी इज़ इवन। सो वैसे इंटीजर जिसका नेगेटिव इवन है, सो कोई भी इवन इंटीजर लीजिए आप, उसका नेगेटिव इवन ही होगा। सो इसका मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, लाइक वी कैन चूज़ 0 क्योंकि -0 इवन है, वी कैन चूज़ +2 और -2 क्योंकि +2 भी इसमें होगा, -2 भी होगा। +2 चूज़ करेंगे तो -2 इवन है, अगर यहाँ -2 लेंगे तो +2 इवन है। सो वैसा भी जिसके लिए -b इवन हो, सो वो सारे इवन इंटीजर आपके आ जाएंगे। सो जितने भी इवन इंटीजर है वो सब 0 के क्लास में है। सिमिलरली हमसे पूछा गया था कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। सो इस केस में क्या होगा, ऑल दोज b बिलोंग्स टू z सच दैट 1b बिलोंग्स टू r, मतलब 1 से रिलेटेड वो सारे एलिमेंट b कौन से हैं। सो इसको कंटिन्यू करेंगे। सो वो सारे इंटीजर जिसके लिए 1 माइनस बी इवन हो। अब आप इंटीजर रख के चेक कर सकते हैं, जैसे b क्या क्या हो सकता है जिसके लिए 1 माइनस बी इवन आ जाए। सो लाइक b को 0 ले सकते हैं क्या, चेक करते हैं। तो 1 माइनस 0 1 इवन है क्या, नहीं। तो 0 b के प्लेस में नहीं हो सकता, मतलब इस सेट में 0 नहीं आ सकता। क्या 1 आ सकता है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा आपका 0 इवन है, यस, तो 0 आ सकता है, सॉरी 1 आ सकता है ना। 2 रख के देखते हैं, तो 1 माइनस 2 -1 आएगा, -1 इवन है, नहीं, तो 2 नहीं आएगा। तो इस तरह आप अगर पुट करके चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑल ऑड इंटीजर्स में सेटिस्फाई करेंगे। आप 1 रख के देखिए, +1 या -1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। सो ये आपका क्लास ऑफ 1 आ गया, और ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है ना। सो हमने प्रूव किया इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने फाइंड किया 0 की इक्विवेलेंस क्लास, हमने फाइंड किया 1 की इक्विवेलेंस क्लास।